जय हिंद। मैं पिंकू विद्यार्थी लाइफ जीएस में आपकी स्वागत है। आज हम रामेश्वरम पे चर्चा करेंगे। रामेश्वरम आजकल चर्चे की विषय बनी हुई है और जो व्यक्ति, वस्तु या स्थान चर्चे की विषय बनी हुई रहती है उससे एग्जाम में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, आज हम रामेश्वरम पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह पता करना है कि रामेश्वरम भारत के किस राज्य में है, किस जिला में है, किस स्थान पे है। तो देखिएगा साहब, ये आपकी भारत है, ये आपकी भारत है, ठीक है, ये आपकी भारत है, ये आपकी भारत है। तो भारत के सबसे दक्षिणी राज्य की अगर बात किया जाए तो भारत की सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। याद रखिएगा, भारत की सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। भारत की सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। और तमिलनाडु भारत का ऐसा राज्य है जहां शीत ऋतु में वर्षा होती है, शीत ऋतु में। तो कभी आपसे एग्जाम वाले पूछे कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो वो है साहब तमिलनाडु। चलते हैं, अब ये है तमिलनाडु। देखिए, ये है तमिलनाडु। अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये है तमिलनाडु। अब तमिलनाडु की अगर बात किया जाए तो ये आपका तमिलनाडु की मानचित्र यहाँ पे है। अब आजकल रामेश्वरम चर्चा में है तो बताया जाता है कि तमिलनाडु का एक जिला है जिसका नाम है रामनाथपुरम, और रामनाथपुरम में रामेश्वरम है। तो देखिएगा, ये है आपकी तमिलनाडु की एक जिला, तमिलनाडु की जिला है साहब। ये तमिलनाडु की जिला है, ये तमिलनाडु की एक जिला है जिस जिला का नाम है रामनाथपुरम। उस जिला का नाम है क्या? रामनाथपुरम। आगे भी है, हाँ वो आगे भी है। तो ये जिला का नाम है, ये जो रेड कलर में देख रहे हैं ना, उस जिला का नाम है रामनाथपुरम। तो तमिलनाडु की एक जिला है जिस जिला का नाम है रामनाथपुरम। और इसी रामनाथपुरम जिला में एक द्वीप है, एक द्वीप है, और इस द्वीप का नाम है रामेश्वरम। उस द्वीप का क्या नाम है? रामेश्वरम। रामेश्वरम, उस द्वीप का नाम है साहब रामेश्वरम। तो अगर कभी पूछा जाए कि रामेश्वरम क्या है, तो रामेश्वरम एक द्वीप है। तो क्या इतिहास में भी रामेश्वरम पहले द्वीप रह चुकी है? तो नहीं साहब। देखिए, पहले जो द्वीप जो था ना, वो मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन ये जगह पतला होने के कारण बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से चलने वाली लहरों से इसका पतला वाला हिस्सा टूट गया। अब ये द्वीप हो गया। तो पहले ये प्रायद्वीप था, लेकिन अब द्वीप हो गया। यानी पहले ये मुख्य भूमि से जुड़ी हुई थी, तो पहले ये मुख्य भूमि से जुड़ी हुई थी, लेकिन जब इस तरफ से बंगाल की खाड़ी, इस तरफ से हिंद महासागर से जब धारा तेज गति से गया तो वो मुख्य भूमि टूट गई और आज के डेट में ये एक द्वीप बन गई है। आज के डेट में क्या बन गई है? एक द्वीप बन गई है। आज की डेट में ये एक द्वीप बन गई है, और ये हो गया साहब रामेश्वरम द्वीप। तो अगर पूछा जाए कि रामेश्वरम क्या है, रामेश्वरम प्रायद्वीप है, द्वीप है या स्थलरुद्ध है, तो रामेश्वरम जो है ना वो एक द्वीप है। द्वीप का मतलब ऐसी भूमि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। तो रामेश्वरम एक द्वीप है, और ये रामेश्वरम द्वीप जो है वो इस तरफ से देखिएगा तो बंगाल की खाड़ी, इस तरफ से देखिएगा तो हिंद महासागर। ये रामेश्वरम जो द्वीप है वो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से घिरा हुआ है, हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले, रामेश्वरम है क्या? तो रामेश्वरम द्वीप है। रामेश्वरम द्वीप किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु के किस जिला में है? तो रामनाथपुरम जिला में है। अगर ये द्वीप है तो किस समुद्र से घिरा हुआ है? बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से। चलिए आगे की बात करते हैं। अब ये रामेश्वरम द्वीप को लेकर एक चर्चा है, रामेश्वरम द्वीप को लेकर एक चर्चा है कि जब राम भगवान लंका जा रहे थे, जब राम भगवान लंका जा रहे थे तो ये भगवान राम रामेश्वरम द्वीप से लंका तक एक पुल बनाए थे, जिस पुल का नाम है साहब राम सेतु। उस पुल का क्या नाम है? राम सेतु। तो भगवान राम जो है वो रामेश्वरम द्वीप से लेकर, रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका तक एक पुल बनाए थे। उस पुल का नाम क्या है? राम सेतु। तो अब राम सेतु, अयोध्या को लेकर राम सेतु भी चर्चे में है। तो राम सेतु पुल का जो प्रमाण है, जो साक्ष्य है, वो कहां से कहां तक है? तो रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका तक है। अब देखिए, राम सेतु को लेकर अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, लेकिन कुछ अंग्रेज इतिहासकार ने दावा किया है, अंग्रेज इतिहासकार ने लिखा है कि प्राचीन काल में ये पुल का इस्तेमाल लोग आने जाने के लिए भी करता था। यानी जब राम भगवान पुल बना दिए थे,
तो प्राचीन काल में उस पुल का इस्तेमाल आने जाने में भी होता था। बल्कि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि नहीं, विभीषण भी रामेश्वरम में भगवान राम से मिले थे। विभीषण जो है वो रामेश्वरम में भगवान राम से मिले थे। तो विभीषण ने कहा था कि पुल के तोड़ दिया जाए, तो विभीषण को कहने पर राम भगवान ने पुल के कुछ हिस्से पुल को तोड़ दिए थे। तो कुछ इतिहासकारों का मत है कि भगवान राम ने पुल को तोड़ दिया, लेकिन अंग्रेज इतिहासकारों का मत है कि नहीं, उस पुल का इस्तेमाल प्राचीन काल में आने जाने में भी हुआ था। और हकीकत यह है कि ये पुल टूटा था वास्को डी गामा को भारत आने से कुछ वर्ष पहले एक तूफान में। तो राम सेतु टूटा था 1480 ईस्वी में, बढ़िया से टूट गया था। तो राम सेतु टूटा था साहब 1480 में। और कैसे टूटा था, तो वो जो बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर की तरफ से जो तूफानें आती थी ना, उस तूफान से टूट गई थी। अब उस तूफान से टूट गया राम सेतु, तो राम सेतु का कुछ हिस्सा अंदर चला गया और कुछ हिस्सा बाहर है। तो ये आपको 3 मीटर से लेकर 30 मीटर तक की गहराई तक मिलेगा, यानी कहीं कहीं आपको ऊपर में ही मिल जाएगा, कहीं 3 मीटर तक मिलेगा, अधिकतम 30 मीटर गहराई तक मिलेगी। अब सवाल है कि राम सेतु पुल से हमें फायदा क्या है। देखिए, तत्कालीन फायदा हमें यह है कि अगर तत्कालीन फायदा यह है कि आप पानी के बारे में पढ़े होंगे, अगर पानी में अगर कोई वस्तु रखी हुई है ना, तो रहेगा कहीं और अपनी वास्तविक जगह से वो आगे दिखाई देगा, यानी रहेगा पानी में। कोई वस्तु अगर जहां रहता वहां दिखाई नहीं देता, ये आपको पक्का है साहब, फिजिक्स में पढ़े होंगे। अब फिजिक्स में पढ़े होंगे कि बर्तन में, पानी से भरी हुई बर्तन में अगर सिक्का को रखिएगा ना, तो वो अपनी वास्तविक गहराई से कम गहराई में दिखाई देगा। तो उसी तरह से ये जो पुल जो है ना, समुद्र में जहां रहता है ना, वहां दिखाई नहीं देता है। तो अगर कोई दुश्मन है, अगर वो आता है ना, तो वो पुल से टकरा जाता है, तो उसकी जहाजें ध्वस्त हो जाती है। तो यानी कहीं ना कहीं जो पुल जो है ना, वो हमें बाहरी आक्रमण से बचाता है, क्योंकि पुल कहीं ज्यादा पे है, कहीं कम पे है, जैसे तैसे ऐसा टूट के हो गया है, तो कहीं ना कहीं हमें बाहरी आक्रमण से बचाता है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। आगे ये है कि देखिएगा, अब ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को नाम है साहब मन्नार की खाड़ी। इस हिस्से का क्या नाम है, मन्नार की खाड़ी नाम है, मन्नार की खाड़ी। ये मन्नार की खाड़ी है साहब, तो इस हिस्से को नाम है मन्नार की खाड़ी। तो ये मन्नार की खाड़ी है। अब इधर देखिएगा भारत हो गया, और इस तरफ देखिएगा तो श्रीलंका हो गया, इस तरफ देखिएगा तो श्रीलंका हो गया। अब पूछेगा कि कौन सी ऐसी खाड़ी है जो भारत और श्रीलंका को अलग कर रही है, वो कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को क्या कर रहा है, अलग कर रही है। अब देखिए, यहाँ पे है कन्याकुमारी, यहाँ पे कन्याकुमारी है, यहाँ पे कोलंबो है। अगर कोई व्यक्ति कन्याकुमारी से कोलंबो जाना चाहता है ना, तो उसको मन्नार की खाड़ी से होकर जाना पड़ेगा। तो 2 क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। एक क्वेश्चन आपको ये बनेगा कि मन्नार की खाड़ी किन 2 देशों को अलग करती है, तो भारत और श्रीलंका। अगर कोई व्यक्ति कन्याकुमारी से कोलंबो जाना चाहता है, कोलंबो पड़ता पाकिस्तान में, देखिएगा क्रिकेट खेल का स्टेडियम है साहब, प्रेमदासा स्टेडियम, नाम सुने होंगे, आपका एशिया गेम यहाँ हुआ था। तो क्रिकेट खेल का एक स्टेडियम प्रेमदासा स्टेडियम, ये क्रिकेट खेल का है। तो क्रिकेट खेल का जो प्रेमदासा स्टेडियम है वो श्रीलंका की कोलंबो में ही है। तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम कन्याकुमारी से कोलंबो जाए, तो उसे किस समुद्र के किस हिस्से को पार करके जाना पड़ेगा, तो वो समुद्र का हिस्सा है साहब मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। चलिए अब देखिएगा, जो मन्नार की खाड़ी जो है ना, उसमें समुद्री गाय पाया जाता है, समुद्री गाय। तो पूछा जाए कि भारतीय समुद्री गाय किस खाड़ी में पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी में। भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि भी है, जिसका नाम है पाक जल संधि, पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है पाक जल संधि। इस पाक जल संधि का नाम पाक जल संधि मद्रास के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया है। यानी मद्रास, अंग्रेज के जमाने में एक गवर्नर था जिसका नाम था रॉबर्ट पाक, उसी के नाम पर भारत और श्रीलंका की जो जल संधि है उसका नाम रखा गया पाक जल संधि। तो देखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि। इसका नाम किसके नाम पे रखा गया, तो पाकिस्तान के नाम पे नहीं रखा गया सा, मद्रास के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पे रखा गया है। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पे वो जानते हैं वो द्वीप है कच्चा तीबू द्वीप। इसके बारे में हम नहीं बताएंगे क्योंकि इसके कच्चा तीबू को लेकर वीडियो पहले ही बना दिए हैं। अब उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, वो वीडियो में ही है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। देखिएगा भारत के 4 धाम की अगर बात करते हैं, 4 धाम यात्रा की बात करते हैं, तो बताया जाता है कि भारत में 4 धाम यात्रा में कौन कौन से धाम आते हैं। तो देखिए, एक है बद्रीनाथ, एक है बद्रीनाथ, ये बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ जो है ना, वो विष्णु जी का मंदिर है। बद्रीनाथ जो है
ये जो बद्री मतलब भारत के 4 धामों में कौन कौन सा धाम है? तो एक में आप ले लीजिए बद्रीनाथ। बद्रीनाथ की अगर बात किया जाए तो बद्रीनाथ जो है वो विष्णु जी का मंदिर है। बद्रीनाथ जो है वो विष्णु जी का मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है। उत्तर वैदिक काल में विष्णु जी को, उत्तर वैदिक काल की अगर देखा जाए, उत्तर वैदिक काल तो उत्तर वैदिक काल में विष्णु जी को दुखों का हरण करने वाले देवता बताया गया है, दुखों का हरण करने वाला देवता बताया गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर वैदिक काल की बात, उत्तर वैदिक का, हाँ ठीक है। अब देखिए ये जो विष्णु मंदिर जो है ना, तो बद्रीनाथ में ऐसे तो जिसके पीछे नाथ लगा रहता है भोलानाथ की मंदिर होती है, शिव जी की मंदिर होती है, लेकिन बद्रीनाथ जो है वो विष्णु जी की मंदिर है। और ये मंदिर पड़ता है उत्तराखंड में। ये भारत के 4 धामों में से एक धाम है। उसके बाद जगन्नाथपुरी मंदिर जो है ना, वो कृष्ण जी का मंदिर है। जगन्नाथपुरी मंदिर कृष्ण जी का मंदिर है। ये आपका उड़ीसा के पुरी में पड़ता है, उड़ीसा के पुरी में पड़ता है। चलिए आगे द्वारकाधीश मंदिर की बात किया जाए तो द्वारकाधीश मंदिर गुजरात में है साहब। अब इसको थोड़ा समझिएगा, देखिएगा ये गुजरात है, ये गुजरात है। तो गुजरात में ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला ये नोक जो है ना, ये वाला गुजरात, देखिएगा थोड़ा समझिएगा, देखिएगा समझिएगा, ये गुजरात है। ये क्या है? गुजरात। देखिएगा ये गुजरात है, ये गुजरात है, ठीक है, ये गुजरात है, हो गया, ये गुजरात है। तो गुजरात में ये वाला जो आप नोक देख रहे हैं ना, ये वाला नोक, ये वाला, इसी का नाम है साहब द्वारिका। इसी का क्या नाम है? द्वारिका। द्वारिका। और द्वारका को बसाया है श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने बसाया है। तो द्वारका पड़ता है गुजरात में, द्वारका पड़ता है गुजरात में, और द्वारका को बसाया है भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण। और इसी द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर है, इसी द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर। तो याद रखिएगा गुजरात में, ध्यान दीजिएगा, गुजरात में कच्छ की खाड़ी और गुजरात में कच्छ की खाड़ी और अरब सागर, इस तरफ कच्छ की खाड़ी है और इस तरफ अरब सागर है। तो गुजरात में कच्छ की खाड़ी और अरब सागर की तट पे गुजरात की एक नुकीला हिस्सा है, उस नुकीला हिस्सा को हम द्वारका कहते हैं। और उस द्वारका का स्थापना किया है भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण। और इसी द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर है, जो भारत के 4 धामों में से एक धाम है। अब चलिए आगे की बात करते हैं। आगे रामेश्वरम, यह है रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम मंदिर जो है वो आपकी तमिलनाडु में है। अब इसको लेकर, रामेश्वरम मंदिर को लेकर कहा जाता है कि भगवान राम रामेश्वरम में, क्योंकि वो लंका जाते समय रामेश्वरम की यात्रा किए थे, तो भगवान राम रामेश्वरम में बालू से शिवलिंग बनाए थे, बालू से शिवलिंग बनाए थे और उस शिवलिंग का पूजा किए थे। तो भगवान राम रामेश्वरम में बालू से शिवलिंग बना के जिस शिवलिंग का पूजा किए थे, उसी स्थान पर आज एक मंदिर है, जिस मंदिर का नाम है रामेश्वरम मंदिर। क्या नाम है? रामेश्वरम मंदिर। उस मंदिर का नाम है साहब रामेश्वरम मंदिर। अब ये जो रामेश्वरम मंदिर है वो शिव जी का मंदिर है, क्योंकि भगवान राम शिव जी का पूजा न किए थे, शिव जी का पूजा न किए थे। शिव जी का 12 ज्योतिर्लिंग है, ध्यान दीजिएगा, शिव जी का 12 ज्योतिर्लिंग है। प्रथम ज्योतिर्लिंग जो है ना, शिव जी का 12 ज्योतिर्लिंग है। प्रथम ज्योतिर्लिंग जो है ना, वह साहब सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर, जो कि पड़ता है आपका गुजरात में, पड़ता है आपका गुजरात में। और आपका जो ये जो रामेश्वरम मंदिर है, ये जो रामेश्वरम मंदिर है, वो शिव जी का 11वां ज्योतिर्लिंग है। शिव जी का कितना ज्योतिर्लिंग है? तो 11वां ज्योतिर्लिंग है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो देखिएगा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत के साइंटिस्ट यानी भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगर बात किया जाए, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को हुआ था, 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को हुआ था। इनका भी जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में ही हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम का भी जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। इनको मिसाइल मैन कहा जाता है साहब, भारत का मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है 1997 में। इनके द्वारा रचित पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2020। ये भारत का एक लौता राष्ट्रपति है जो लड़ाकू विमान उड़ाए हैं। तो पूछा जाए कि भारत के कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लड़ाकू विमान उड़ाए हैं, तो ये भारत का एक लौता राष्ट्रपति है जो लड़ाकू विमान को उड़ाए हैं साहब। चलिए